नजम सेठी में कोई काबिलियत नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से पीसीबी चेयरमैन बने हैं। पाकिस्तान जूनियर लीग से पाकिस्तान को 99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिकंदर बख्त लूजर है, माजिद भट्टी और याहिया हुसैनी दोनों पागल हैं और ब्लैकमेलर सहाफी हैं। दो चार सहाफियों को छोड़ के बाकी सारे सहाफियों को रमीज हसन राजा ने ऑफ करार दे दिया है और उनको एजेंडा बेस्ड सहाफी करार दिया है। सरफराज का मामला टोटली बाबर पर छोड़ा हुआ था, खिलाएं या ना खिलाएं ये टोटली बाबर का फैसला था। मोहम्मद आमिर को तनकीद की वजह से नहीं खिलाया गया। मुझे बहुत बेइज्जत करके पीसीबी के ऑफिस से निकाला गया और मुझे मेरा सामान भी नहीं लेने दिया गया। मिसबा और वकार यूनुस को बहुत बेइज्जत करके निकाला और यह कह के कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, उनको उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सर सलीम मलिक गद्दार हैं, टेंटिव प्लेयर है और उनको कभी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। मेरे हाथ में पावर होती तो मैं वकार और वसीम अकरम को कभी दोबारा क्रिकेट खेलने, कमेंट्री करने या किसी तौर भी पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़ने का कभी मौका न देता। हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड थे, इसलिए हमने ऐसी पिचेस बनाई ताकि स्पिनर्स को मदद मिले, तो उसकी वजह से आधा टीटर और आधा बटेर बन गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश कि ये सारे जो मैंने आपसे बातें की हैं, जो मैंने पहले ट्रेलर था, ये मैंने आपको सारी बातें डिटेल से बतानी है। ये सारे जो हैं वो रमीज हसन राजा को जब से पीसीबी के चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया गया है तब से वो नित नए इंकशाफात कर रहे हैं और वो यही समझ रहे हैं कि मुझे सारी दुनिया की नॉलेज है और क्रिकेट की बाकी किसी को नहीं है। वो किसी सहाफ़ी को स्पेयर नहीं कर रहे, सबको जो है वो एक ही कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एंड पे ये मलाल नहीं होगा कि यार हमने अपना टाइम ज़ाया किया है और इसने कोई हमें ख़ास कोई नॉलेजेबल बात नहीं बताई या कोई हमें ऐसी बात नहीं बताई जो हमें पहला नहीं थी पता। तो शुरू करते हैं जी। नजम सेठी जब के पीसीबी के चेयरमैन बने और रमीज राजा को जब से पीसीबी के ओहदे से फारिग किया गया, तो रमीज हसन राजा उस वक्त के मुशरफ पहले तो यूट्यूब के अपने चैनल पे आके मुख्तलिफ लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए, जो उनसे सीधा सवाल पूछता है, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है तो रमीज राजा उसको जवाब देने की बजाय उसी पे जो है उसी को तनकीद करने का निशाना बनाना शुरू हो जाते हैं। और रमीज राजा ने तमाम जो हैं सहाफ़ी उनने कहा कि दो चार सहाफ़ी हैं, पहले तो उनका आजकल काफ़ी सहाफ़ियों के साथ मसला बना हुआ है और उन्होंने कहा कि सहाफ़ी जो सारे हैं ये सारे एजेंडा प्लांटेड सहाफ़ी हैं, ये सारे एजेंडा बेस हैं, ये पतलून उतारने के लिए आते हैं, इनके ये पैसे लेते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं, टूर के लिए ब्लैकमेल करते हैं। और फिर जब सहाफ़ी जो है उनने पूछा कि आप किसी का नाम लेके कौन से खिलाड़ी जो सहाफ़ी हैं उनने आपसे पैसे लिए हैं या वो ब्लैकमेलर हैं, क्योंकि आप सभी को एक साथ में खड़ा नहीं कर सकते, सारे बंदे जो हैं वो एक ही बराबर नहीं होते, एक ही किस्म के नहीं होते, तो आपको पर्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा कि कौन से खिलाड़ियों ने आपसे पैसे लिए हैं और कौन से एजेंडा बेस हैं और कौन सिर्फ ब्लैकमेलर हैं और आपसे सिर्फ मदद चाहते हैं और अपनी मर्जी के प्लेयर खिलवाना चाहते हैं। तो उनने जियो का नाम लिया कि जियो पे एक प्रोग्राम आता है, तो उसमें उनने कहा कि सिकंदर बख्त का नाम आया, तो रमीज हसन राजा ने कहा कि वो सिकंदर बख्त जो है वो प्लेयर भी कोई ख़ास नहीं था और सिकंदर बख्त तो हिला हुआ है। मतलब उनका ये था कि सिकंदर बख्त जो है वो दिमागी उसका सल्तनत जो है वो ख़राब है और वो लूज़र है, वो इस उम्र में भी लूज़र है और उसने कुछ भी अचीव नहीं किया। उनसे जब पूछा गया कि आप सहाफ़ियों का नाम बताएं जिसको आपने पैसे दिए हैं, तो उनने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनने ये कहा कि मैंने दो चार सहाफ़ियों को पैसे दिए हैं, मतलब आपने अपना काम निकलवाने के लिए पैसे दिए हैं। तो जब आप अपना काम निकलवाने के लिए पैसे देते हैं तो फिर आप दूसरों पे जो है वो रमीज हसन राजा कमेंट करने वाले या उन पे गद्दारी का फतवा लगाने वाले कोई नहीं होते। उनका ये भी कहना था कि जियो के और जो सहाफ़ी हैं माजिद भट्टी उनका नाम आया और याहिया हुसैनी, उन दोनों के बारे में रमीज हसन राजा ने कहा कि वो दोनों ऑफ हैं, मतलब उनका मतलब कि उनका दिमागी सल्तनत ख़राब है, वो पागल हैं, एजेंडा बेस एंकर है, ब्लैकमेलर है, ये पतलून उतारने के लिए सिर्फ आते हैं और प्लेयर्स के लिए ब्लैकमेल करते हैं, टूअर्स के लिए ब्लैकमेल करते हैं। उनने ये भी इंकशाफ किया कि बड़े जो सहाफ़ी हैं वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तनकीद इसकी वजह से तनकीद करते हैं कि हम प्लेयर्स जो हैं वो हमारी मर्जी के खिलाएं, कुछ पैसे लेना चाहते हैं, इस वजह से
तनकीद करते हैं और कुछ जो है उनको प्लान किया जाता है कि आपने बस तनकीद करनी है, बस जो भी आज आपने इनकी पतलून उतारनी है, इनको जो है वो ब्लैकमेल करना है, इनको इनकी बुराई करनी है और इनको जो है वो किसी सूरत टिकने नहीं देना। तो रमीज हसन राजा की तरफ से उन्होंने कहा, आलिया रशीद का नाम आया। उन्होंने कहा कि आलिया रशीद एक वाहिद जो है वो स्पोर्ट्स एंकर है जो अच्छी हैं, क्योंकि उसकी वजह उनसे पूछी गई कि तो उन्होंने बताया कि वो इस वजह से अच्छी हैं क्योंकि वो जो है वो अपना होमवर्क करके आती हैं, वो जो भी बात करते हैं उसका पर्टिकुलर उन्होंने होमवर्क किया होता है। उसके अलावा तकरीबन उन्होंने सारे सहाफ़ियों को ब्लैकमेलर और जो है वो एजेंडा बेस एंकर करार दिया। इसके अलावा सरफराज के बारे में जब उनसे पूछा गया कि सरफराज को इतना बड़ा प्लेयर है तो जो ही आप आए तो आपने सरफराज अहमद इतना अच्छा प्लेयर है तो आपने उसको क्यों बाहर बिठा दिया, तो उसके जवाब में जो रमीज हसन राजा थे उन्होंने कहा कि सरफराज का मामला ऐसा है कि सरफराज तो काफ़ी अरसे से टीम के साथ, और जब भी मेरी बाबर के साथ बात होती है तो बाबर जो है वो हमेशा सरफराज के बारे में अच्छे कमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि उसने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया हुआ है और वो टीम में भी मौजूद है। लेकिन भाईजान टीम में रखने का क्या फ़ायदा यार, उसकी अच्छाई करने का क्या फ़ायदा जब आप उसको टीम में ही नहीं खिलाते, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो हमारे मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा और बाबर और मुझे जो बोर्ड है इनको मुंह की खानी पड़ जाएगी। तो आप इस वजह से जो लोग बार बार उनको आपकी पुलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते थे, आपने सिर्फ और सिर्फ उनका मुंह बंद करने के लिए सरफराज अहमद को 4 साल बाद खिला तो लिया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। उसने कितना अच्छा कराची के टेस्ट में परफॉर्म किया, पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में, पहले इनिंग में भी उनने 80 प्लस रन बनाए, दूसरे में भी उनने 50 प्लस रन बनाए और क्रूशियल रन बनाए, ये भी अहमियत का हामिल है। तो जब 4 साल आपने दूर रखा और एंड पे आप ये कह देते, उन्होंने कहना था कि सरफराज का मामला जो है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो बाबर का, मैंने बाबर को फुल पावर दी हुई थी कि आपने जिस मर्जी प्लेयर को खिलाएं, जिस मर्जी प्लेयर को सिलेक्ट करें, जिस मर्जी प्लेयर को खिलाएं या जिस मर्जी प्लेयर को ना खिलाएं, वो आप पे है। तो अगर आपने सरफराज का मामला पूछना है तो उसका मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, उसका बाबर जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने बाबर को एम्पावर किया हुआ था और मैंने उसको फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप सरफराज को खिलाएं या ना खिलाएं, ये अप टू यू है। तो उनने ये बात जो है सरफराज वाला मामला अपने गले से उतार के जो ये बात थी वो बाबर आजम के गले में डाल दी कि ये सारा जो कसूर है वो बाबर आजम का है, उनकी वजह से सरफराज नहीं खेले। बाद में मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर है उनके बारे में उनसे पूछा गया तो उनने कहा कि उनको बड़ा बेइज्जत करके निकाला गया, मुझे बड़ा बेइज्जत करके निकाला गया और मुझे तो जो है वो ऐसे निकाला गया, मैं एक साबका क्रिकेटर हूँ, चेयरमैन पीसीबी था, तो मुझे इज्जत के साथ निकालना चाहिए था, बस मोहम्मद वसीम को इज्जत के साथ निकालना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उसके बाद जो है हमारी जो खिदमात है उनको जो है वो करना चाहिए था, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था और उसके बाद हमें गुड बाय करते, हमें हमारा सामान लेने देते। तो हम दोनों को बेइज्जत करके निकाला गया और मोहम्मद वसीम को भी बेइज्जत करके निकाला गया, उनको हटा दिया गया, उनको ईमेल के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बता दिया गया कि आप जो है वो चीफ सिलेक्टर नहीं रहे। तो उस पर सहाफ़ी ने कहा कि आप जो है आप इस बात को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब ऐसी होता है कि हर चीज़ जो है वो ईमेल के थ्रू ही अब चीज़ जो है जो भी आपकी बात है वो कन्वे की जाती है। तो उन पे उनका कहना था कि वो बड़े प्लेयर हैं, उनने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दी हुई है, 3 साल से वो चीफ सिलेक्टर है, ये किया वो किया है, हमने ये किया वो किया, तो उनको इज्जत के साथ भेजना चाहिए था। और मेरे साथ जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी इन्होंने सख्त ज्यादती की, मुझे जो है वो ऐसे निकाला जैसे कोई किसी मुजरिम को निकालते हैं। मैं पीसीबी का चेयरमैन था, मुझे इज्जत से बताते, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे निकाला क्यों क्या, क्योंकि 1 हफ्ता पहले पे जो है मुझे पीएम ने भी मेरी तारीफ की और उनने मेरी खिदमत है उनको जो है रिगार्ड किया। तो अगर मुझे सियासी तौर पे मुझे चेंज करना ही था तो आप जो ही नून लीग की पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उसी वक्त मुझे हटा देते, लेकिन उस टाइम हटाया नहीं गया, क्योंकि मुझे हटाया नहीं गया। तो इस वजह से अब जो नजम सेठी को लाया गया तो ये एक एजेंडे के थ्रू लाया गया है और नजम सेठी की कोई भी काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको वो नेपोटिज्म की वजह से उसको लाया गया है और नजम सेठी के आने से कोई भी खुश नहीं है जो है
पीसीबी के ओहदे पे, चेयरमैनशिप के ओहदे पे शब खून मारा गया है। एक बंदे को एडजस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज किया गया है। उन्हें ये भी कहा गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को हमने दोबारा करना है, दोबारा ग्रो करना है, उसको वापस लाना है। 2014 के आइन को दोबारा बहाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको इस वजह से ख़त्म किया था क्योंकि इकोनॉमिक टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम ये सब कुछ कर नहीं थे सकते, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो हमने ये ख़त्म किया था। और ये सिर्फ और सिर्फ नजम सेठी को लाने के लिए शब खून मारा गया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। और नजम सेठी में किसी सूरत भी कोई भी सलाहियत मौजूद नहीं है, वो तो एक सहाफ़ी हैं, तो उनको किस तरह आप पीसीबी का चेयरमैन बना सकते हैं? वो कोई सलाहियत नहीं है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक एजेंडे के तहत लाया गया और उनको नेपोटिज्म की वजह से लाया गया। उनका मजीद कहना था कि एक्सीलेंस अगर आपने अचीव करनी है तो फिर आपको कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है, और ये जो पीसीबी का ओहदा है, जो चेंज इसको पीसीबी की चेयरमैनशिप का जो ओहदा है, इसका पैटर्न इन चीफ के पास हक नहीं होना चाहिए, पीएम के पास हक नहीं होना चाहिए। इसको चेयरमैन पीसीबी को लगाने का जो राइट है और उतारने का राइट है, ये किसी और तरीके से इसको उठाना चाहिए। जब एक दफ़ा एक बंदे को आप अपॉइंट कर देते हैं तो फिर उस बंदे को उसके टेन्योर पूरा करने से पहले किसी सूरत भी हटाना नहीं चाहिए और इसको सियासत से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। तो इस पर जब उनको पूछा गया कि आपको भी तो इमरान खान लाए थे, तो ये पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना बंदा लेके आती है, तो आप इस तरह नजम सेठी को दोष नहीं दे सकते। तो उनका कहना था कि मैं तो एक क्रिकेटर था, मेरी खिदमत थी, मुझे इस वजह से लाया गया और मैं बड़ी चीज़ों पे काम कर रहा था और मुझे अगर हटाना ही था। अब उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाना होता, सियासी बेस पे अगर मुझे हटाना होता तो मुझे शहबाज शरीफ जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, जब वो पीएम बने थे, तो उसी वक्त हटा देते। उनने हटाया नहीं है। उनने एक पिछला हफ्ता एक जो है उसमें मेरी तारीफ की, मेरी खिदमात को सराहा। तो एक हफ्ते में क्या हो गया है कि नजम सेठी को मेरी जगह पे चेंज कर दिया गया और मुझे इतना जलील और रुसवा करके चेयरमैनशिप के ओहदे से निकाला गया और मुझे अपना सामान भी लेने नहीं दिया गया। तो उस पर एंकर ने कहा कि वाइट वॉश भी तो तब नहीं था हुआ कि जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही वाइट वॉश किया है। तो बहरहाल रमीज राजा के अपने व्यूज हैं, वो अपनी तकर्री को तो सही मान रहे हैं और नजम सेठी की तकर्री को गलत मान रहे हैं। और जो बात बाकी रही कि वो अगर उन्होंने चेंज करना होता पीएम ने, तो वो पहले ही चेंज कर देते जब उनकी गवर्नमेंट आई थी। तो उसका जवाब ये है कि पहले जो नून लीग की या पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उनके पास उनके और बहुत से मिसाल थे और वो चाह रहे थे कि एक बंदा जो है वो एक इसका बैकग्राउंड अच्छा है, ये बाहर बैठ के कमेंट्री के थ्रू जो है वो बड़ी अच्छी बातें बताता होता था। ये भी मैं भी पाकिस्तान के क्रिकेट को ऊपर ले जाए और इसको मौका देना चाहिए। लेकिन जब उनने भी देखा कि इसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, तो फिर वो भी रमीज राजा को चेंज करने पे जो है वो आमादा हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ये हुआ है और मेरे दौर में वो हुआ है, मेरे दौर में इंडिया की देखिए $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। उनने जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेला, वो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल नहीं खेले, फाइनल नहीं खेले, हम एशिया कप का फाइनल खेले, पीछे T20 का सेमीफाइनल खेले और इस दफ़ा का फाइनल खेले। तो इंडिया जो है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, वो इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वो इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका उन्होंने रिकॉर्ड लिया। तो मैं रमीज हसन राजा को बस एक चीज बताना चाहता हूं कि भाईजान वो तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ठीक है, उनका भी बेड़ा गर्क है, उनके अपने अंदरूनी मसाइल हैं, उधर भी लाइक डिसलाइक का बहुत कल्चर है और स्पॉन्सरशिप प्लेयर और जो भी बंदा आता है वो अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाने लग जाता है, जो कप्तान आता है वो अपनी मर्जी के प्लेयर सेलेक्ट करने लग जाता है, उनके अपने मसाइल है। लेकिन हमें पाकिस्तान से गर्ज है। तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराना जो है, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान जो इंडिया को पहले हराना जो है तो सब्र भी नहीं था किया जा सकता, तो आप पाकिस्तान इंडिया को हराता और आप इंडिया वाले हमसे डरते हैं। तो मैं उसका रमीज राजा को ये जवाब देना चाहता हूं कि भाईजान 2017 के चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल आपको याद होना चाहिए, वो आपके दौर में शायद नहीं था हुआ और इब्तिदा वहीं से हुई थी और वो वाहिद मरहला था जब से पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई। पाकिस्तान ने 2017 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को इतनी बुरी मात दी और उस वक्त ना तो आप चेयरमैन थे, ना ही आपका पसंदीदा बाबर आजम कप्तान था। उस टाइम नजम सेठी जो वो चेयरमैन थे और मोहम्मद सरफराज जो थे वो कैप्टन खेल रहे थे और उनने अपनी अना को या अपनी जो है अपनी पसंद को आगे नहीं रखा। उनने जो टीम के लिए बेहतर था वो सोचा, वो किया और नजम सेठी ने भी उनको फुल एम्पावर किया हुआ था।
तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। तो ये जो आपने बहाना बनाया है कि मेरे दौर में पाकिस्तान जो इंडिया को हराना कभी सोचा भी नहीं था जा सकता, वो मेरे दौर में हुआ है, ये मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। तो 2017 जब से पाकिस्तान इंडिया को हराना जो पहला स्टेप लिया था वो नजम सेठी के और सरफराज अहमद के दौर में हुआ था, ना आपने किया ना बाबर आजम के दौर में हुआ है। तो ये मैं बस आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आप फैक्ट्स पे बात करें, झूठ मत बोलें। एक उनसे बाबर के मुतालिक बात की कि मेरे सुनने एंकर ने पूछा कि मेरे सुनने में आया कि आप बाबर को हटाने की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बाबर बहुत अच्छा कप्तान है। और मैंने उनसे बात की थी, वो अभी तक तो वो 28 साल के हैं, वही बेस्ट ऑप्शन है, अभी वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो एंकर ने पूछा कि वो एज ए प्लेयर ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं वो अभी 28 साल के हैं, अभी जो वाइट वॉश हुआ है उससे भी हमने बोर्ड ने भी बहुत कुछ सीखा है और बाबर आजम ने भी बहुत कुछ सीखा। और बाबर आजम जो है वो अभी भी पाकिस्तान की कैप्टनसी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम को हटाने का किसी सूरत भी सोच नहीं थे रहे। लेकिन अगर आप सोच नहीं थे रहे क्योंकि वो आपकी पसंद का बंदा था, आप उसको इस वजह से नहीं थे चेंज नहीं थे कर रहे क्योंकि वो पाकिस्तान के बड़े कारनामे सारे अंजाम दे रहा था। एज ए बैटर उसके परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, उसको कोई भी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एज ए जो है वो कप्तान, वो उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। वो सिर्फ आपने गठजोड़ अपना बनाया हुआ था, अपनी मर्जी के प्लेयर थे, अपनी मर्जी का कप्तान था, अपनी मर्जी की मैनेजमेंट थी, अपनी मर्जी का कोच था। तो आप सभी उन्हीं चीज़ों को चलाते जा रहे थे, आप उनको चेंज करने का नहीं थे सोच रहे। जब पिचेस का उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो है हमने हमारे फास्ट बॉलर चूंकि जो है वो इंजर्ड थे तो इस वजह से हमने स्पिन ट्रैक्स बनाने की कोशिश की। तो स्पिन ट्रैक्स बनाने की कोशिश में हमने जो विकेट से ग्रास बिल्कुल हटा दिया तो ताकि स्पिनर्स को मदद मिले और हम स्पिनर्स के थ्रू अटैक करना चाहते थे। तो उस चक्कर में आधा तीतर बन गया, आधा बटेर बन गया कि मतलब हमसे पिचेस अच्छी नहीं बनी। फिर वो भी उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की कि वो जो ड्रॉप इन पिचेस का मंसूबा था, मैंने बात की थी, वो हमारा था, उस पर बड़ा टाइम कंज्यूम होना था, पैसे बड़े खर्च होने थे, तो इस वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। और हमने क्यूरेटर उधर से इधर बुलाए और उनको कहा कि आप इधर विकेट्स बनाएं, तो वो भी नाकाम हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह की बातें उल्टी सीधी कर रहे थे। जब जब रमीज़ हसन राजा ने बताया कि मुझे बड़ा जो है वो डिसरिगार्डफुली मुझे निकाला गया, मुझे बड़ा बेइज्जत करके जो है वो पीसीबी के ऑफिस से मुझे बड़ा बेइज्जत करके निकाला गया, मुझे सामान नहीं लेने दिया गया। तो उस पर जो है वो मंसूर अहमद जो एंकर थे उनने पूछा उनसे कि भाईजान जब आप जो थे वो जब आप बने थे चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन बने थे, तो आपने भी यही सब कुछ किया था, आपने भी जो भी पहले था उसको ऐसे ही बेइज्जत करके निकाला था, तो ये कोई आपके साथ नहीं हुआ, आपने भी सबके साथ ऐसे ही किया था। फिर कोचेस की बात आई कि आपने वकार और मिसबा को बड़ा आप खुद तो कहते हैं कि मुझे भी बड़ा इज्जत से निकालना चाहिए था, मोहम्मद वसीम को इज्जत से निकालना चाहिए था क्योंकि हमारी खिदमत हैं। तो मिसबा और वकार को आपने इतना डिसग्रेसफुली क्यों निकाला है? आपने उनको बुलाया और आपने उनको कहा कि थैंक यू वेरी मच, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने इतनी बेइज्जती उनकी क्यों की और उनको इस तरह क्यों निकाला? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो चुके थे, उनको उनके जितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट था उनको पैसे दे के भेजे थे और मैं समझता था कि ये हम इनके साथ नहीं चल सकते, इनके साथ टीम जीत नहीं सकती, तो इस वजह से मैं नए कोच लाना चाहता, तो इस वजह से मैंने उनको निकाला। तो बात वही है, जब हर बंदा जो भी नया आता है वो यही सोचता है कि मैं जो है वो उस हर बंदे की अपनी सोच होती है, वो अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहता है कि मैं अपना जो है वो अपने तौर पे अपनी मर्जी का काम करना चाहता हूँ, तो वो अपनी मर्जी के बंदे लाना चाहता है। तो वो जब आपने निकालते वक्त किसी को इज्जत नहीं दी तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको निकालते वक्त कोई इज्जत देगा? तो ये रमीज़ हसन राजा के जो सारे बयानात थे उसमें दोगलापन जो है वो साफ और साफ जाहिर हो रहा था। इसके अलावा पीजीएल का उनसे सवाल पूछा गया कि पीजीएल को ये खत्म करने का सोच रहे हैं क्योंकि पीजीएल से 99 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो शाहिद अफरीदी ने अब जो है वो 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के लिए, उसमें भी तो जो ओडीआई सीरीज के लिए उनको सिलेक्ट किया है शाहिद अफरीदी ने, तो वो पीजीएल से उन्होंने लिए हैं। तो पीजीएल से हमें बड़ा जो है वो टैलेंट मिला है और हमें अपने बच्चों पे खर्च करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नुकसान हुआ है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी जो है अपने ब्रांड पे पैसे खर्च किए हैं और ये हमको कल को पे करेगा। लेकिन ये है
कि इसमें भी बड़ी माली जब्तगियाँ जो हैं वो पीजीएल में जाहिर हो रही हैं और इसमें काफ़ी खिलाड़ी जो हैं वो इसके नुकसानात ज़्यादा बता रहे हैं और इसके फ़ायदे कम बता रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाहर के बच्चों को बुला के जो है वो उनको पैसा देकर उनको प्लेयर बना के तो वापस भेज रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई हाथ फ़ायदा नहीं होगा। तो इनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको नुकसान में नहीं गिन सकते, ये आप एक अपना ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं तो उसके खातिर आप ये पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा बात उनसे की गई कि मोहम्मद आमिर, जब सबसे इम्पोर्टेंट के सारे लोग जो जानना चाहते थे कि मोहम्मद आमिर को आपने सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने की वजह से जो है वो उनसे पूछा गया कि मोहम्मद आमिर को आपने टीम में क्यों नहीं खिलाया गया, क्या आप अभी भी उसी बात पे अड़े हुए हैं कि जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के एक दफ़ा पाकिस्तान की जर्सी पहन के मुल्क से गद्दारी की है और स्पॉट फिक्सिंग में वो पाए गए हैं तो उनको जो है वो दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस का हामिल बंदा हूँ। मैं सोचता हूँ क्योंकि आप 11 प्लेयर्स खेलते हैं, अगर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनमें से 9 खिलाड़ी वो हर बाज मारे हैं कि मेरी टीम जीत जाए और 2 उसमें ये हर बाज मारे हैं कि कैसे मेरी टीम हार जाए, हमारी टीम हार कैसे जाए, तो वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होता है, वो काफ़ी तकलीफ दी होता है। मैं उस दौर में गुजरा हूँ, मेरे दौर में स्पॉट फिक्सिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे इस चीज़ का तकलीफ का अंदाज़ा है कि क्योंकि मैं उस टाइम टीम में खेल रहा था और मुझे उस सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा और मुझे पता है कि उस चीज़ का क्या तकलीफ और क्या नुकसान हैं, तो इस वजह से मेरी उस चीज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो मोहम्मद आमिर का उनने बात की कि आपने ये भी देखना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस की वजह से उनको नहीं मौका दिया गया, उन्होंने कहा कि जो है वो आपने ये भी देखना होता है कि टीम क्या चाहती है, टीम उनको रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती, हमारे पास अवेलेबल टैलेंट क्या है। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, नसीम शाह जैसे अच्छे बॉलर थे, तो हमें मोहम्मद आमिर की ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। और दूसरा उन्होंने बताया कि बताया जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद आमिर को आपने एनओसी भी इसलिए नहीं जारी किया या आपने उनको इसलिए टीम में जगह नहीं दी तो क्योंकि वो आपकी पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद का निशाना बनाता है और आपको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। और जो नजम सेठी आए उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी कि अब सही बंदा पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए आया है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, खिलाड़ियों का काम होता है ग्राउंड में परफॉर्म करना, उनका काम नहीं है कि सियासत करना। ये सारे काम जो अगर आपने बयानबाजी करनी है तो आप सियासत में चले जाएं, आप क्रिकेट के खेल से ना जुड़े। कोई भी खिलाड़ी अगर खुद को पॉलिटिकली प्लेस कर देगा तो मतलब कि तनकीद करेगा तो वो उसके मार्जिन टीम में खेलने के बहुत कम हो जाता है। तो इस पे सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि आप सीधा सीधा कह दिए कि जो आप पे तनकीद करेगा आप उसको नहीं खिलाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, अब हमने तो बड़ी टॉलरेंस दिखाई है, हमारे से लोग पैसे लेते हैं और हम पे तनकीद करते हैं। फिर उन्होंने आकिब जुवैद का भी नाम लिया कि वो भी हमारे से पे जाता है, हमारे थ्रू उनकी पे जाती है और वो हमारी पॉलिसीज़ पे ही तनकीद करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तो बड़ी टॉलरेंस दिखाई है। तो वो बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे कि मोहम्मद आमिर को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दूर रखा हुआ है क्योंकि वो हक और सच की बात करता है और वो तनकीद की बात करता है, आप पे तनकीद करता है और आपकी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाता है। इसके अलावा जो है वो फिर मंसूर अहमद ने उनसे पूछा कि अगर आप इतनी करप्शन के खिलाफ हैं तो आप तो पीसीबी के चेयरमैन थे, तो आप जो है पीसीबी के कवानीन चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप पीसीबी के कवानीन चेंज कर दें और कह दें कि जिस बंदे ने एक दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से खेल के पाकिस्तान के साथ गद्दारी किया दोबारा उसको कम अज़ कम पाकिस्तान की शर्ट पहनने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे इस बात पर नहीं पता कि मैं लीगली कहाँ पर हम लीगली कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसमें राइट्स का भी बहुत मसला होता है, फलां होता है, ढिमकाना होता है, मतलब काम करना कोई नहीं है, वैसे हर चीज़ को तनकीद का निशाना बनाना है। फिर उन्होंने कहा कि वसीम अकरम और वकार यूनुस को भी नहीं था खिलाना चाहिए, ये भी टेंटिव प्लेयर हैं, ये भी करप्शन में मुलविस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनके बारे में, वसीम और वकार के बारे में जब बात कर रहे थे तो बड़ा हिचकिचा रहे थे, मोहम्मद आमिर के बारे में तो बड़ी बात कर रहे थे कि वो ये करता है, वो स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस रहा और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि उसको नहीं खिलाना चाहिए। तो जब मोहम्मद वसीम की बात आई और मोहम्मद वकार की बात आई तो उन्होंने कहा जी अगर वो टेंटिव प्लेयर हैं, उनसे पूछा गया कि आपके नज़दीक वो टेंटिव प्लेयर हैं, क्यूम जो रिपोर्ट थी, जस्टिस क्यूम की जो रिपोर्ट थी तो उसके मुताबिक आप वो टेंटिव प्लेयर हैं। तो वो कहते हैं जी मैंने उनको गौर से नहीं पढ़ा, भाईजान आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आपने
गौर से क्यों नहीं पढ़ा? आपकी सारी उम्र गुजर गई है, आपने एक चीज़ पे स्टांस लिया हुआ कि मैं जीरो टॉलरेंस इस चीज़ पे रखता हूँ, और आप इसी मामले पे कहते हैं। मोहम्मद आमिर के बारे में तो आप बड़ा खुल के कह देते हैं कि मैं उस चीज़ पे जीरो टॉलरेंस रखता हूँ और मैं ऐसे खिलाड़ियों का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे सामने बच्चा है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वसीम और वकार का आपको पता है कि भाईजान ये मेरे पाए के प्लेयर हैं, ये मेरे लेवल के प्लेयर हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मुझे आगे से जवाब दे सकते हैं और इसका मुझे नुकसान होता है। तो उसके वक्त आप कहते हैं जी आई बाई शाएं बातें करते हैं और आप कोई करेक्ट पॉइंट लेने की बात नहीं कर रहे, और आप सिर्फ ये कहते हैं कि अगर वो टेंटी प्लेयर थे तो उनको खिलाना नहीं था चाहिए, और अगर मेरे पास पावर होती तो मैं वसीम और वकार को किसी सूरत भी वापस ना आने देता, ना पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने देता, ना कोचिंग करने देता, ना कमेंट्री में वापस आने देता, पाकिस्तान की क्रिकेट से किसी सूरत भी जो है वो जुड़ने ना देता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस कयूम की जो है वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी और मुझे नहीं पता कि वसीम और वकार जो है वो टेंटी प्लेयर थे कि नहीं थे। तो इस बात से भी रमीज हसन राजा के दोगलापन साबित होता है कि आपने एक चीज़ पे इतना क्लियर स्टांस लिया हुआ है, इतने बड़े वो प्लेयर हैं और आपके साथ खेलते रहे हैं और आप उस चीज़ पे भाषण दे रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने फैसला पढ़ा ही नहीं हुआ। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है, आप उस बंदे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरे सामने बच्चा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ये मेरा क्या कर लेगा। आप उसको तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसको टीम में खिलाना नहीं चाहिए। लेकिन वसीम और वकार जो आपको पता है कि वो पावरफुल हैं, वो मुझे हटा सकते हैं, वो मुझे हिला सकते हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुझे मेरी लाइफ गुजारने में मुश्किल पेश आ सकती है, तो उनके बारे में आप कह सकते हैं, कह रहे हैं जी मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और अगर वो टेंटिव हैं तो फिर उनको नहीं खिलाना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो इस तरह रमीज हसन राजा ने बड़ा दोगलापन दिखाया। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी सीमेंट पे गुजारिश कि माज़े ये जो ये वीडियो थी थोड़ी लंबी, थोड़ी क्या काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ों को सारों को जो था वो क्लियर भी करना था, तो इस वजह से ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो मैंने आपसे बातें की और जो रमीज हसन राजा ने आपसे बातें की हैं, रमीज हसन राजा ने जो बातें की हैं, आप उनसे कितना इत्तेफाक करते हैं या कितना इख्तलाफ करते हैं, आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।